तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो वन शॉट में इस हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक रिवीजन शॉट है जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक ही शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो अलग अलग थ्योरीज इसके बारे में दी गई थी एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो बेसिक आर्हेनियस थ्योरी जो है एसिड्स और बेसिस की, वो हमें क्या बताती है कि इस आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स जो हैं वो H पॉजिटिव आइंस लिबरेट करते हैं अपने सोल्यूशन में, और बेस वो होंगे जो OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करेंगे सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। और ब्राउनस्टीड-लाउरी थ्योरी, एक और थ्योरी दी गई एसिड बेस को लेके, ये हमें बताती है कि एसिड्स जो हैं वो प्रोटॉन डोनर हैं, यानी कि ये प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, और बेस आपके वो होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। फाइनली लेविस ने एसिड्स और बेस के लिए एक डेफिनेशन दी, और उसने अपनी डेफिनेशन में क्या डिस्क्राइब किया कि आपके जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। ठीक है। तो फाइनली लेविस का कॉन्सेप्ट था कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और बेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ एसिड और बेस आ जाते हैं जो कॉमन लेबॉर्ट्री में हमारे पाए जाते हैं। तो भाई उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। इंडिकेटर्स को पढ़ना ज़रूरी है। इंडिकेटर्स क्या चीज़ है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताएंगे। तो इंडिकेटर्स, कॉमन इंडिकेटर्स हैं आपके पास कुछ, जैसे कि आपके पास ब्लू लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर जिसको हम कहते हैं, लिटमस पेपर आ जाता है। ठीक है। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, और आपका बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। उसके बाद हमारे पास मिथाइल ऑरेंज आ जाता है जो एक इंडिकेटर है। ये क्या करता है कि जब एसिड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इस मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है, और येलो इसका कलर कब होगा, जब ये बेसिक सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो एसिड में रेड और येलो हो जाएगा ये बेसिक सोल्यूशन में। तो इससे भी हमें एसिड और बेस का पता चल रहा है। उसके बाद आपके पास फिनोप्थलीन आ जाती है जो एक कलरलेस लिक्विड है। जब इसको आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो ये एसिडिक ही रहती है। ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो ये कलरलेस रहेगी, और जैसे ही आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो, बेस में डालते हो, तो इसका कलर चेंज होके पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो फिनोप्थलीन एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करती है और बेसिक सोल्यूशन में ये पिंक कलर शो करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, जिनकी ऑल फैक्ट्री इन द सेंस कि जिसकी स्मेल से हमें पता चलेगा कि एसिड्स हैं या बेस हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं, जैसे ऑनियन है, वनीला है, क्लोव ऑयल है। इन तीनों को हम एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम का पता चल सके। ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब आप एक क्लॉथ स्ट्रिप के साथ ट्रीट करते हैं और उसमें आपने अगर ऑनियन रखा हुआ है तो ऑनियन की स्मेल आपको डिटेक्ट नहीं होगी। बेसिक सॉल्यूशन में ऑनियन की स्मेल गायब हो जाती है, और जैसे ही आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हो तो ऑनियन की स्मेल जो है जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है। तो भाई इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर। अब अगर हम कुछ कॉमन रिएक्शनों की बात करें हमारे एसिड और बेस की, तो सबसे पहले आ जाता है एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आपने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स को रिएक्ट करवा दिया जिंक मेटल के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ से अलग हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसी जिंक मेटल को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH बेस है, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास सोडियम जिंकेट बन जाएगा, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे सेटअप बताया गया है। आप सेटअप करके इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टैंड ले लिया है, उसके साथ हमने टेस्ट ट्यूब ले ली है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे हमने डाल दिए, और ये जो आपकी डिलीवरी ट्यूब है यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस वाटर के थ्रू बाहर आएंगे, और अगर यहाँ पे आप कैंडल रखते हैं तो आपको पॉपअप साउंड सुना देगी, जिससे कंफर्म होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर
इवॉल्व हो रही है। उसके बाद आपकी आ जाती है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। एसिड्स के साथ अगर ये मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो भाई, जैसे ही एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट एंड वाटर की, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व होती है। मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो रही थी, पर जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया यहाँ पे, इसको हमने HCl के साथ ट्रीट करवाया, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो बाहर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, इसको HCl के साथ ट्रीट करवाया तो सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारे पास बन जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो तब आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और वाटर बाहर इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इस हम जर्नल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो बेस प्लस एसिड्स गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। अब क्या होगा अगर एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करवाई जाए, तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखा हमने तीनों रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। तो कॉपर क्लोराइड क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है हमारे पास। अब जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, दोबारा से सॉल्ट और वाटर हमारे पास बन जाते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जांपल ली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन हमारे पास फॉर्म हो जाता है। अब एसिड एंड बेस इन वाटर की, अगर एसिड और बेस अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयोनाइज हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और रिलीज क्या होते हैं, H पॉजिटिव आइन। स्टार्टिंग की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि एसिड क्या है, जो H पॉजिटिव आइंस को रिलीज करेंगे। तो जैसे ही हमने वाटर में एसिड को डाला तो H पॉजिटिव आइंस जो हैं वो लिबरेट हो गए, अलग हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि आपने HCl लिया, ठीक है, जैसे ही आप इसको वाटर के साथ ऐड करते हो तो H पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। और अगर आप इन H पॉजिटिव आइन को दोबारा से ट्रीट करवाते हो H2O के साथ तो आपके पास H3O वाटर परऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बेस को आप वाटर में ऐड करते हो तब क्या होगा, तो बेस के केस में क्या होगा कि OH नेगेटिव आइंस जो हैं वो उसमें डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। एंड बेसिस विच आर सॉलेबल इन वाटर, वो बेस जिनको हम पानी में सॉलेबल हैं, घोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या हैं, वो बेसिस जिनको हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास और इसको जैसे ही हमने वाटर में डाला तो Na अलग हो गया और OH नेगेटिव आइंस जो हैं ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आइंस हमें क्या बताता है कि ये आपका बेस है और यहाँ पे OH नेगेटिव आइंस एज अ बेस बिहेव करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है pH स्केल। क्या चीज़ है भाई, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए pH क्या है आपके पास, नेगेटिव log 10 H पॉजिटिव आइंस का, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे मटेरियल दिए गए हैं आपको कि अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर pH 7 से लेस है, 7 से लेस pH वैल्यू अगर आती है 1 to 7, अगर 1 to 6 अगर आपके पास pH वैल्यू आती है तो इट मीन्स आपका मीडियम एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा pH वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स कि आपका सब्सटेंस जो है वो बेसिक इन नेचर है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे कलरलेस लिक्विड होते हैं जिनसे हम pH का पता लगा सकते हैं, एक्यूरेट pH का हमें पता चल जाता है, ठीक है। कि मान लो आपके पास कोई एक कलरलेस लिक्विड है जिसके आपको pH का पता ही नहीं है, उसकी pH वैल्यू अगर आपने एक्यूरेटली मेजर करनी है तो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ेगा।
ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज़ है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स की मिक्सचर है जो अलग अलग कलर शो करेगा अलग अलग हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो H पॉजिटिव के आइंस पे अगर ये कलर चेंज कर रहा है इट मीन्स सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। उसके बाद यहाँ पे pH स्केल दिखाया गया है कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 न्यूट्रल पॉइंट है और 1 to 6 आपके पास H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो 1 2 3 आपके पास रीडिंग आएगी, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है तो कलर भी फेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 7 से नीचे सारे बेसिक होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे OH नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो आपका कलर जो है वो फेंट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे pH वैल्यू का जो स्केल है वो दिया हुआ है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूस ग्रीन कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में ग्रीन कलर आएगा। अगर ब्लू से वायलेट चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि pH वैल्यू 7 to 14 इंक्रीज हो रही है, एंड 7 to 14 क्या होगी आपके पास? बेसिक। और अगर येलो से पिंक की तरफ चेंज हो रहा है तो इट मीन्स 7 से 1 की तरफ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और 7 से 1 तक अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है इट मीन्स दे आर एसिडिक। अब जैसे आपका गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी pH वैल्यू 1 है, लेमन जूस की 2 है, प्योर वाटर 7 है, ठीक है, या ब्लड 7.4 है आपके पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14 है। ठीक है, तो ये आप अपनी लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं इन अलग अलग सब्सटेंसेस की pH वैल्यू। अब एवरीडे लाइफ में हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इस pH वैल्यू की? तो देखो भाई, हमारी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 pH के बीच में काम करती है। रेन वाटर जो है उसकी pH वैल्यू है 5.6, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। अगर रेन वाटर की pH वैल्यू 5.6 हो तो वो एसिड रेन है। अब एसिड रेन फ्लो इनटू रिवर्स, इट लोअर्स द pH। जैसे ही वो रिवर में चली जाती है तो उसकी pH वैल्यू और कम होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाती है, उनको जीने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसकी pH वैल्यू कितनी है? वो एसिडिक है। ठीक है, तो 1 to 3 के बीच में उसकी pH वैल्यू रहेगी। तो कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है जिस वजह से हमें इंडाइजेशन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और फिर हमें एंटी एसिड्स की टेबलेट्स लेनी पड़ती है। एंटी एसिड्स क्या होती हैं? जो एसिड के इफेक्ट को कम कर देते हैं। एंटी एसिड्स में मिल्ड बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कॉमनली एंटी एसिड्स जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एसिडिटी से राहत पाने के लिए इन दो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। pH वैल्यू काजेज ऑफ टूथ देखे दांत टूट सकते हैं भाई अगर pH वैल्यू हमारी 5.5 से कम हो जाती है। तो जैसे ही 5.5 से वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी तो टूथ दिखे हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जो आपकी इनेमल टूथ इनेमल है ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, तो एक बड़ा हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, मगर ये पानी में इनसॉल्युबल है, पानी से इसका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होता है। पर जैसे ही pH वैल्यू माउथ की 5.5 से नीचे जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, तो दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? इसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। अगर हम खाने के बाद कोई भी मीठी चीज़ खा रहे हैं तो उससे हमारे एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो जब भी आप शाम को खाना खाएं, खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स शुगर पार्टिकल्स आपके माउथ में रह गए तो ये pH वैल्यू इसकी 5.5 से कम हो जाएगी, जिस वजह से दांत टूट सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे बचाएंगे आप दांत टूटने से? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें, हो सके तो टूथपेस्ट लगा के ब्रश कर लें 2 मिनट 3 मिनट जितना आप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो pH वैल्यू है वो 5.5 से कम ना हो, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, उसके बाद सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ के लिए भी pH वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है, कि भाई हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो अब हम सॉइल में लगाते हैं तो उनको न्यूट्रल वैल्यू चाहिए, लगभग 7 या 7.4 तक उनको इतनी वैल्यू में ही वो ग्रो कर पाते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गए या ज़्यादा बेसिक हो गए तो तब भी हमारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी
कम हो जाती है। अब सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्ट क्या है, कम्बिनेशन है भाई, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एसिड और बेस का। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तब जाके हमारे पास फॉर्म होता है सॉल्ट। अब सॉल्ट में हमारे पास एग्जांपल हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड है, NaNO3, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे आपके पास क्या हैं, सॉल्ट है। और सॉल्ट हमेशा एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके बनाया जाता है, ठीक है। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या होगा कि सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आइंस, कि वो सॉल्ट जिनमें एक ही तरह के सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस होंगे, उसे हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है, या सॉल्ट ऑफ वन फैमिली, एक ही फैमिली के। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, तीनों में H पॉजिटिव आइंस जो हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम है और नेगेटिव आइंस भी सेम है। अब अगर हम साल्ट की pH वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी न्यूट्रल pH वैल्यू होगी 7, क्योंकि ये एसिड और बेस को न्यूट्रल करके बनाया गया है। और एग्जांपल में हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड है हमारे पास और सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अब याद रखने वाली बात क्या है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आप रिएक्ट करवा रहे हो तो वो सॉल्ट भी एसिडिक सॉल्ट होगा जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। और एग्जांपल है आपके पास एमोनियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है जिसकी pH वैल्यू 6 है। और दूसरी बात, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक, कि अगर आपके पास एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्ट बेसिक इन नेचर होगा जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट जिसकी pH वैल्यू 9 है और 7 से ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बेसिक वैल्यू होती है। कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं जो आप घरों में यूज़ करते हैं, तो कॉमन सॉल्ट जिसको न्यूट्रल सॉल्ट भी किया जाता है, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवा के। तो NaOH को HCl के साथ जैसे आप ट्रीट करोगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन वहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। और ये रॉ मटेरियल भी है जो हम अपने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, तो इन सब में NaOH का यूज़ होता है। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम भाई, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे करंट पास करके। एक्वस सॉल्यूशन से जब करंट पास करेंगे पॉजिटिव आयंस अलग और नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्लोर यूज़ करते हैं वर्ड हम क्लोरीन के लिए और एल्कली यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो पूरा प्रोसेस कैसे होगा कि हमने NaCl ले लिया, इसको वाटर के साथ ट्रीट करवा दिया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और क्लोरीन गैस भी हमारे पास फॉर्म हो जाती है। दूसरी बात करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज़ है भाई, ब्लीचिंग पाउडर आपके पास आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड। अब ये क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होगा कि जब आप क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ट लाइम से पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं क्लोरीन गैस को, तब जाके आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और रिप्रेजेंट CaOCl2 से पकड़ते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वुड पल्प को ब्लीचिंग के लिए फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन के लिए भी इसको केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल्स बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया। भाई ठंडा और कंसनट्रेटेड प्योर सोल्यूशन लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का और ट्रीट करवाएंगे इसको अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो आपने क्या किया, NaCl ले लिया और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपके पास फॉर्म हो जाता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद आपके पास सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। तो भाई इस हम बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, तो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इसका हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद
मिल्ड एडिबल एसिड जैसे टार्टारिक एसिड्स है, बेकिंग पाउडर को हीट करके वाटर के साथ मिक्स करके इस टाइप की रिएक्शन होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को H पॉजिटिव आयन के साथ ट्रीट करो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आपके पास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को हम एंटा एसिड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये अल्कलाइन है और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या है भाई हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे हम कि भाई हमने 2 टाइम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इसको हीट कर दिया तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब ये जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बना है इसको 10 टाइम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा